हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 और विषय है सामाजिक ज्ञान। और सामाजिक ज्ञान का ये अब जो पढ़ने जा रहे हैं भाग है भूगोल का भाग है। इसके पहले हम इतिहास भाग को पूरा कर चुके हैं और भूगोल वाले भाग में जो पहला अध्याय है उसका नाम है संसाधन व विकास। ये 4 अंकों का है। ये जो पार्ट है 4 अंक का है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से। आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे छोटे प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न लेते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क कैसा है? अनवीनीकरण संसाधन है। अगला है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? जो काली मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। अगला है, सीढ़ीदार या सोपानी कृषि कहाँ होती है? तो ये कृषि होती है पहाड़ों में और इसका सही एग्जाम्पल है उत्तराखंड। अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा किस श्रेणी में आती है? तो ज्वारीय ऊर्जा नवीनीकरण श्रेणी में आती है कि जिसको दोबारा से हम पुनः पूर्ति योग्य बना सकें। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण है अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ नहरें ज़्यादा हैं और सिंचाई प्रचुर मात्रा में की जाती है। अगला है, पूर्वी तट या नदी डेल्टा पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी, इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कि जिसमें गन्ना है, चावल है, गेहूँ इत्यादि की फसल होती है। यह मिट्टी राजस्थान व गुजरात के कुछ भागों में भी पाई जाती है, पूर्वी तट के अलावा। अगला है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोबारा देख लें, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण किस कारण से होता है? पहले ये देख ले कि निम्नीकरण क्या होता है। तो निम्नीकरण का तात्पर्य कि भूमि में उपजाऊ क्षमता का कम हो जाना, और ये राजस्थान व गुजरात में इसके कम होने के कारण है अत्यधिक पशुचारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ब्राज़ील देश में एक शहर है, उसका नाम है रियो डी जेनेरो, और ये हुआ जून 1992 के अंदर। तो इसको नाम दिया है पृथ्वी सम्मेलन, और ये अपने आप में इस प्रकार का पहला सम्मेलन हुआ है। अगला है, लाल व पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है उड़ीसा में, या जो दक्कन के पठार हैं उन पठार के क्षेत्रीय भागों में पाई जाती है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति बनी है सन 1952 में, और इस नीति के अनुसार अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% भाग पर वनों का होना वांछित है। नेक्स्ट है, खनिज व कोयले के प्रचुर भंडार कौन कौन से राज्यों में है? तो खनिज और कोयले की जो प्रचुर मात्रा में भंडार है वो 3 राज्यों में है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। अगला है, लेटेराइट मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा और असम के राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का नाम आप देख रहे हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सुमेसर। अगला है, सतत पोषणीय विकास क्या है? ये प्रश्न आपका 1 या 2 लाइन में आप दे सकते हो। तो सतत पोषणीय विकास वह है कि जिसमें हम जो भी हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है, इन संसाधनों का सही प्रयोग करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ के जाए, जिससे कि उनका भी भविष्य में विकास जो आज जिस गति से हो रहा है उनका भी विकास संभव हो सके, और इसी को नाम दिया है सतत पोषणीय विकास। आगे, संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः इसमें 2 बताए गए हैं। एक जैव, जो जीव वाले हैं जैसे कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी इत्यादि, और दूसरा है अजैव। अजैव का मतलब जिनमें जीव नहीं है और ये मिनरल्स में आते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है इत्यादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन से क्या तात्पर्य है। तो संसाधन नियोजन से तात्पर्य ये है कि जितने भी हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है इनका हमें न्याय संगत वितरण करना चाहिए और साथ ही साथ इनका जो उपयोग है वो भी विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न बच्चों आपके सामने जो हैं ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं जो किसी भी रूप में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के रूप में भी आ सकते हैं, खालिस्तान के रूप में भी आ सकते हैं और एक शब्द या एक पंक्ति के रूप में भी आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो कुछ बड़े प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक श्रेणी के प्रश्न हैं और ये परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इनका वर्गीकरण हमने निम्न आधार पर किया है। एक दिया उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा है समाप्यता के आधार पर है, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर है और चौथा है विकास के आधार पर। तो इनसे भी बच्चों आपके सामने छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं और इन सबको हम एक कर दे तो ये बड़ा प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है। तो ये जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर। तो ये वो संसाधन है जो पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं, आप नाम से समझ जाएंगे। एक है नवीनीकरण संसाधन और आगे है अनवीनीकरण योग्य संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जो हम दोबारा काम में ले सकते हैं वो नवीनीकरण कहलाते हैं और ऐसे संसाधन जो दोबारा काम में नहीं लिए जा सकते हैं अर्थात ये वहीं समाप्त हो गए तो ये अनवीनीकरण है और इसी को नाम दिया गया समाप्यता के आधार पर। अगला है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हिसाब से है कि संसाधनों पर किसका स्वामित्व है, किसका अधिकार है। तो इनकी भी चार श्रेणी है। एक व्यक्तिगत अर्थात जिन पर व्यक्ति स्वयं का अधिकार हो, या समुदाय जो समुदाय के हिसाब से हो, नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंत में है अंतर्राष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक बार दोबारा देख ले, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो ये चार हो गए। अगला है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर इनको हमने बांटा है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार वाले संसाधन और संचित कोष वाले संसाधन। तो ये चार प्रकार के आपके सामने संसाधन हो गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर ले कि पहला उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा समाप्यता के आधार पर है, तीसरा स्वामित्व के आधार पर है और चौथा विकास के स्तर के आधार पर है। अगला प्रश्न आता है कि मृदा यानी मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो इसको मिट्टी को भी हमने इन 6 भागों में बांट रखा है। 6 कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी, और इस मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना गया है। कौन सी मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है जिसको हमने सबसे अधिक उपजाऊ माना है। और इसके भी 2 भाग होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक है बांगर और दूसरी है खादर। ये नवीन है और एक है प्राचीन मिट्टी है। इनका नाम दिया है बांगर और खादर मिट्टी। अगला है काली मृदा या काली मिट्टी, और काली मिट्टी का एक और नाम है वो है रेगर। ये मिट्टी भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है और ये मिलती है कृष्णा व गोदावरी घाटी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलती है। इसके पहले हम एक बार ये और देख लेते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी है जो नदी है उनके मुहाने पे पाई जाती है। नदी के जो मुहाना होता है ना, वहाँ ये मिट्टी पानी के बहाव के साथ में बड़े उपजाऊ तत्व अपने साथ में लेकर आती है और जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला है लाल और पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी, ये सबसे कम उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। और इसके बाद में मरुस्थली, जिसे हम लाल या भूरे रंग की मिट्टी कहते हैं, ये भी बहुत कम उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में है। और अंत में दिया है वन मृदा, जो कि पहाड़ों या ऐसे स्थान जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो वहाँ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण क्या है। ये प्रश्न आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट रखा जा रहा है कि भूमि निम्नीकरण क्या है, किसे कहा गया है। तो पहले ये जान लें कि भूमि निम्नीकरण क्या है। तो बच्चों भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है कि ऐसी मिट्टी या ऐसी मृदा जिसमें कि उपजाऊ तत्व कम हो
या पहले से कम हो या बाद में कम हो जाए, तो इसे हमने कहा है भूमि निम्नीकरण। इसके क्या क्या कारण है? तो पहला कारण दिया है खनन, खनन माने खुदाई करना। भूमि निम्नीकरण का पहला कारण है खनन। दूसरा है अति पशु चारण, यदि ये पशु ज़्यादा चराएंगे तो पशुओं के पाँव से मिट्टी का क्षरण हो जाता है। तीसरा दिया है अत्यधिक सिंचाई, जैसे पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण से भूमि का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है चौथा, वह है खनिज प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार की जो खनन क्रियाएं की जाती है उनके द्वारा भी मिट्टी प्रदूषित होती है और उनसे उनका निम्नीकरण हो जाता है। अंत में दिया है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब है कि उद्योग या फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाला गंदा पदार्थ या बेकार पदार्थ जो कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बेकार कर देता है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आ रहा है मृदा अपरदन के प्रकार। तो पहले हम जानते हैं कि मृदा अपरदन क्या होती है, या इसका दूसरा नाम है क्षरण भी कहते हैं, मृदा क्षरण भी कहते हैं, या मिट्टी का कटाव भी इसे कहा जाता है। तो उसका तात्पर्य है कि मिट्टी का कटाव व बहाव, अर्थात यदि मिट्टी एक जगह से बह करके या उड़ करके अन्यत्र कहीं चली जाती है तो वो मृदा अपरदन कहलाती है। उसके कारण क्या क्या दिए हैं या प्रकार देखते हैं पहले। तो पहला प्रकार है उत्खात, अर्थात इसके अंदर पानी के द्वारा मिट्टी बह करके बड़ी बड़ी नालिकाओं के रूप में चली जाती है, ये कहलाता है उत्खात। दूसरा है चादर अपरदन। चादर अपरदन का मतलब है बहुत बड़े मैदानी भाग में पानी भरा है लेकिन ज़्यादा पानी भरने से एक चादर के रूप में पानी नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के साथ में वहाँ की मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तीसरा दिया है पवन अपरदन। पवन का मतलब होता है हवा, अर्थात हवा के साथ में जो मैदानी भागों में है या अन्यत्र है मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे कि मिट्टी का कटाव कहा जाता है या हो जाता है। और अंत में है कृषि के गलत तरीके, ये भी इसके लिए उत्तरदायी कारक है। तो अभी आपने पढ़ा कि मृदा अपरदन के ये 4 कारण हैं। और इसी क्रम में अंत में जो प्रश्न आ रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है, पृथ्वी सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी सम्मेलन आपने पहले देख चुके हैं कि पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील शहर में आयोजित किया गया। ब्राज़ील देश में एक शहर उसका नाम है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर आयोजित किया। और ये आयोजित कब हुआ? जून सन 1992 में इसको आयोजित किया गया है। और इसको आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए कि दुनिया के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और सभी ने इस बात पर चिंता जताई कि वर्तमान में जो जलवायु के साथ में पर्यावरण के साथ में हम लोग जो इंडस्ट्रीज कर रहे हैं उसको हम कैसे रोकें, जिससे कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से हम निदान पा सकें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट है कि 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण व समस्या पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है कि किस प्रकार से हमारे सामने जो समस्याएं आ रही है उनका हम कैसे निदान करें। तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर घोषणा पत्र। और अंत में इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ऊपर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और अंत में है सतत पोषणीय विकास, और इसका एक और नाम दिया गया है एजेंडा 21, ये एजेंडा 21। तो इसका हमने पहले भी जान चुके हैं कि सतत पोषणीय विकास वह है जिसके द्वारा हम संसाधनों का सही मात्रा में सही ढंग से उपयोग करते हुए हमारा विकास करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों को हम छोड़कर जाएं। इसी को नाम दिया है सतत पोषणीय विकास। तो अभी बच्चों आपने देखा कि जो ये पाठ है इसका नाम है संसाधन विकास। इसका हमने छोटे प्रश्न भी देख लिए हैं और बड़े प्रश्न भी हमने कर लिए हैं। कि आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।